Hello students, welcome to lecture of Industrial Engineering and Ergonomics. Students, we are discussing Unit 3, Job Evaluation and Incentive Plan. This is the lecture 2 of Unit 3. In the lecture 1, we have discussed what is job evaluation. So, job evaluation is a systematic and orderly process of determining the worth of a job in relation to other job. So, जॉब इवोल्यूशन इज नथिंग बट हमको क्या करना है, एक जॉब की वर्थ फाइंड आउट करना है। उस जॉब है, जो काम है, उस काम की कीमत फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट जॉब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट जॉब वी हैव टू फाइंड आउट. So we have discussed in the last class about the job evaluation, what is the need of job evaluation, what factors are considered for the job evaluation. In this second lecture, we are going to discuss the job evaluation factors, methods of job evaluation, ranking method, comparison method, point method, factor method, and comparison of all methods. So what are the job evaluation factors? So जब हम किसी जॉब को इवेल्युएट करने जाते हैं तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स, हमको कौन से पैरामीटर्स है, कौन से फैक्टर्स है जिनको देख के हमको उसको जॉब को इवेल्युएट करना होता है. क्योंकि हम ऐसे ही बिना कोई फैक्टर को कंसीडर किए किसी जॉब को इवेल्युएट नहीं कर सकते. ठीक है, कि बंदा किस में परंपरागत है, उसमें किस स्किल किस में है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, या जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है उस पर जो जिसको भी अपन ने हायर किया वो उससे रिलेटेड कितना काम उसको आता है कितना नहीं आता, वो स्किल्ड है नहीं है, उसमें वो स्किल है नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हमको डिसाइड करने देखने पड़ेंगे, तभी हम इस जॉब को इवेल्युएट कर पाएंगे. सो अगर हम देखें डिफरेंट फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड फॉर द जॉब इवैल्यूएशन, देन the internal worth of a job is evaluated based upon factors like know-how, that means the knowledge. Second is problem solving, accountability, education, experience, complexity involved in the job, scope of job, supervision received, and authority exercise. So first is knowledge. So knowledge, that means कि जिस जॉब के लिए बंदा हायर किया गया, जिस जॉब के लिए पर्सन को रखा है, उस जॉब से रिलेटेड कितना नॉलेज उसके पास है. अगर टेक्निकल नॉलेज, उस जॉब में टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, तो जो भी पर्सन है जिस उस जॉब को कर रहा है उसके पास टेक्निकल नॉलेज कितना है. अगर बंदा मैनेजर है तो उसके पास मैनेजरियल स्किल है कि नहीं. सो अगर बंदा किसी एक फील्ड का स्पेसिफिक है तो उसको उस फील्ड का कितना नॉलेज है. सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर जॉब. सो जॉब से रिलेटेड उसके पास कितना नॉलेज है, ये हमारा पहला क्राइटेरिया. ठीक है. सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट मीन्स कि जिस जॉब को कर रहा है बंदा, उस जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई प्रॉब्लम आ गया, सपोज एक क्लर्क है, उसको एक फाइल मेंटेन करनी है, तो अगर फाइल मेंटेन करनी है तो उसको सपोज प्रॉब्लम आ गई कि फाइल का स्टॉक खत्म हो गया. तो फाइल का स्टॉक खत्म हो गया, दैट मीन्स कि उसने प्रॉब्लम को सही से मैनेज नहीं किया, क्योंकि स्टॉक में अगर फाइल नहीं है दैट ही हैज टू टेक केयर. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा है उस बंदे का, ये हमारा एक फैक्टर हो सकता है जॉब इवैल्यूएशन के लिए. अकाउंटेबिलिटी दैट मीन्स कि हाउ मच द पर्सन, the employee is held accountable for taking action for the consequences of action. जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी एक्शंस होने हैं, उसके लिए जो एम्प्लॉय है या जो वर्कर है वो कितना अकाउंटेबल है. ठीक है, कितना वो अपने आप को उस चीज के लिए
अपनी अकाउंटेबिलिटी महसूस करता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार जॉब में ये होता है कि हर चीज को ऊपर से जब आएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी दिखाता है कि हाँ, आई एम कंसर्न अबाउट माई जॉब। ठीक है। फोर्थ फैक्टर इज द एजुकेशन। दैट मीन्स the whatever be the job is assigned, or whatever be the job is there, so for that job what education quality or education qualification is required, so that has to be checked। अगर बंदा प्रॉपरली क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, जो भी सेट क्वालिफिकेशंस हैं, so that parameter we have to, that factor we have to consider। चौथा एक्सपीरियंस। जो भी एम्प्लॉय है जिस जॉब को करने के लिए असाइन है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है, या प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस कितना है, उस जॉब से रिलेटेड उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये एक फैक्टर हमको कंसिडर करना होता है जॉब इवैल्यूएशन के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन द जॉब, कितना क्रिटिकल जॉब है, कॉम्प्लेक्स कितना है, वो हमको देखना होता है। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मतलब कि उस जॉब में किस तरह का, किस नेचर का जॉब है, मतलब कि बहुत कठिन जॉब है कि बहुत सिंपल जॉब है, आसान जॉब है, कोई भी कर सकता है, या एक हाई लेवल का बंदा या एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स जॉब है, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट मीन्स कि हमको एक्सपीरियंस बंदा हायर करना होगा। सिंपल जॉब होगा तो एनीवन कैन डू इट। तो जो जॉब में है, जो किस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है जॉब में, वो फैक्टर भी हमको जॉब इवैल्यूएशन में कंसीडर करना है। स्कोप ऑफ द जॉब, जॉब के स्कोप कितना है, रेयर स्कोप है या बहुत ज्यादा स्कोप है, वो हमको कंसीडर करना है जॉब स्कोप ऑफ द जॉब में। इसमें किस तरह का एजुकेशन या एक्सपीरियंस इन्वॉल्व करके जो है जॉब का स्कोप जो है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सुपरविजन रिसीव्ड ड्यूरिंग द जॉब, व्हाट टाइप ऑफ सुपरविजन इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ये भी एक फैक्टर है जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज अथॉरिटी एक्सरसाइज। सो दिस आर द factors which are considered for the evaluating the job, right? Next is the job evaluation method. There are 4 job evaluation methods. So job evaluation methods are categorized into 2 parts. One is non-analytical and second one is analytical methods. Non-analytical methods are also called as qualitative methods, and analytical methods are also called as quantitative methods. For non-analytical methods has 2 sub methods, ranking method and job grading method. Analytical method has 2 sub methods, factor comparison method and point ranking method. So what is analytical and what is non-analytical? So in non-analytical method, a job is treated as a whole in determining its relative ranking. They make no use of the detailed job factor. So non-analytical method में क्या होता है कि जो एक जॉब है उस कंप्लीट जॉब को इवैल्यूएशन में कंसीडर किया जाता है। वहां पे जॉब की जो प्रोसेस है या जॉब के अंदर जो डिफिकल्ट अदर फैक्टर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। कंप्लीट होल जॉब को ही यहाँ पे इवैल्यूएशन में कंसिडर किया जाता है नॉन एनालिटिकल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, a job is divided into component part and required absolute or relative value judgment about how much of a component part a particular job required. एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि हमको एक जो जॉब है उसको डिवाइड करना होता है कंपोनेंट पार्ट्स में, और उस कंपोनेंट पार्ट के हिसाब से उसके वैल्यूज जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उसके वैल्यूज फाइंड आउट करके हमको असाइन करनी होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द एनालिटिकल मेथड. So let us discuss
one by one all the four methods: ranking method, job creating method, factor comparison method, and point ranking method. First one is ranking method. So ranking method, as you heard the name rank, ranking. So आप लोगों को पता है रैंकिंग करना, रैंकिंग मतलब कि किसी की रैंक देना है, किसी को रैंक देना है, जिस फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक अपन देते हैं। फर्स्ट रैंक किसको देते हैं? जो विनर होता है उसको देते हैं। सेकंड रैंक किसको देते हैं? जो सेकंड आया उसको देते हैं, राइट? इस तरह से अपन रैंकिंग बनाते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। इसी तरह से जब जॉब की बात होती है तो जॉब में भी रैंक डिसाइड किए जाते हैं। जैसे अगर अपन इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट में भी एक रैंक होता है कि प्रिंसिपल लेवल का, एक प्रिंसिपल लेवल का रैंक हो गया जिसमें कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आ गए। एक प्रोफेसर ग्रेड का रैंक हो गया, प्रोफेसर आ गया उसमें। दूसरा लैब टेक्नीशियन। तो ऐसे हमको क्या होता है कि इसमें रैंकिंग देना होता है। सो रैंकिंग मेथड इन्वॉल्व्स रैंकिंग जॉब अकॉर्डिंग टू द परसीव ओवरऑल वैल्यू ऑफ ईच जॉब। तो जो भी वैल्यू है जॉब की, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, बिकॉज की रैंक हम किसके बेसिस पे देते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब और हाउ टफ इज टू डू द जॉब। अपन बहुत बार ये देखते हैं कि जॉब का इंपॉर्टेंस कैसा है, कितना है, उसके बेस पे अपन रैंक करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरह से अपन, या क्लर्क में देखें तो हेड क्लर्क, देन हेड क्लर्क है, देन जूनियर क्लर्क है। इस तरह से अपन रैंकिंग करते हैं। सो रैंकिंग इन्वॉल्व मेथड अकॉर्डिंग टू परसीव ओवरऑल वैल्यू ऑफ ईच जॉब। जो उस जॉब की ओवरऑल वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग जो है रैंकिंग करते हैं। द बेसिस ऑफ रैंकिंग कुड बी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब, criticality of the job or to the organization success, and competencies needed to do the job. So जो बेसिस लिया गया है रैंक, जॉब को रैंकिंग करने के लिए, तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब या कितना डिफिकल्ट है जॉब, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है जॉब में, इसके बेस पे हम लोग जॉब को रैंक करते हैं। इसमें पूरा का पूरा जॉब रैंक किया जाता है, राइट? All jobs are ranked in the order of their importance from the simplest to the hardest or from the highest to the lowest. तो सभी जॉब को जो रैंक करने का एक प्रोसेस है उसमें ये देखा जाए वो पूरा जो जॉब है उसका इम्पोर्टेंस कितना है और उसकी जो डिफिकल्टी लेवल सिंपल है या हार्डेस्ट है, तो इसके बेसिस पे हम लोग उसको रैंक करते हैं। However, the job are examined as whole rather than on the basis of important factors in the job. जैसा मैंने अभी बोला कि जो जॉब है, जॉब इज एग्जामिन्ड एज अ होल, पूरे जॉब को एग्जामिन किया जाता है rather than on the basis of important factors in the job. उस जॉब में कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर है, कोई एक जॉब है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर ग्रेड का जॉब है लेकिन इंपॉर्टेंट है उसमें, वो कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पूरी जॉब को जब इवेल्युएट करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो फैक्टर्स में छुप जाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस उतना ऊपर नहीं आता, ऊपर के लेवल तक के नहीं आता। सो जॉब को इवेल्युएट किया जाता है। Job at the top of the list has the highest perceived values and at the bottom of the list has the lowest perceived values. So जॉब का जो इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सा जॉब कितना इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये डिसाइड करता है उस जॉब की वैल्यूज को। ठीक है, तो जो जिस जॉब को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उसमें डेफिनेटली ज्यादा सैलरी डिसीजन होता है। जिस जॉब को हम लोअर इम्पोर्टेंस देते हैं, it has the lowest perceived value. Usually each member in the job evaluation committee does the ranking individually and that the average of rank is considered for the job for final rank. So जो process है, जो job evaluation committee इसको जो ranking करने का जो process है उसमें different job evaluation members होते हैं और वो अपने नजरिए से, अपने तरीके से जॉब को इवेल्युएट करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस किस तरह का होगा ये निकालते हैं कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो अपना एक रैंक बनाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट जॉब इवेल्युएटर्स अपने अपने रैंक बनाते हैं, उनको फिर एनालिसिस करके हमको एक फाइनल रैंकिंग तैयार करनी होती है
then the job, the wages are decided. Let's take some example. Ranking of academic institutional job. रैंकिंग ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल जॉब। तो अगर हम रैंकिंग ऑर्डर देखें तो प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, ये एक रैंक हो गई, जिसमें पे स्किल पे स्किल डिसीजन होता है कि ये पे स्किल है। रीडर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, ये एक दूसरी रैंक हो गई। सिमिलरली लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये एक तीसरी रैंक हो गई। तो रैंक के बेसिस पे इनका पे स्किल डिसाइड होता है। लाइक रैंकिंग ऑफ ऑफिस जॉब देखिए अगर हम, तो अकाउंटेंट होता है, उसके नीचे फिर अकाउंट क्लर्क होता है, परचेस असिस्टेंट होता है, मशीन ऑपरेटर होता है, टाइपिस्ट होता है, ऑफिस बॉय होता है। ठीक है, तो जो रैंक होती है उस रैंक के बेसिस पे इनकी सैलरीज डिसाइडेड होती है। ऑफिस बॉय है, सो ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी सैलरी कम होती है। अकाउंटेंट की सैलरी हायर है क्योंकि उसका जो इम्पोर्टेंस है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू ऑफिस बॉय और टाइपिस्ट। सो इस तरह से हमको रैंक करना होता है। लेट्स सी सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। So advantages of ranking method is simple to use if there is small number of job people or team to evaluate. बहुत आसान मेथड है, ये बहुत आसान मेथड है। अगर स्मॉल जॉब है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए बहुत आसान मेथड है कि ये रैंक करना, क्योंकि 4-5 पोस्ट उनको बनानी है, 4-5 पोस्ट के हिसाब से जॉब्स की रैंक देना है। सो वेरी सिंपल मेथड फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, रिक्वायर लिटिल टाइम, यस, बहुत कम समय में हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं जॉब को। एंड मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, बहुत कम एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जॉब को रैंक करना है, पूरी जॉब को देखते हुए उसको रैंक करना है, ना कि उसके अंदर की फैक्टर्स को देखना है। सो दिस आर द एडवांटेजेस। इफ वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग नॉट अंडरस्टूड। यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ समझ में नहीं आता जब हम लोग रैंक करने जाते हैं, तो क्राइटेरिया क्या है वो इतना आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग अंदर फैक्टर्स जो, क्योंकि स्किल्ड पर्सन चाहिए, अनस्किल्ड पर्सन चाहिए, ठीक है, ये सब फैक्टर्स जो है, नॉलेज कितना है, ये सब फैक्टर्स नहीं देखे जाते हैं। इसमें सिर्फ जॉब की वैल्यू देखी जाती है, जॉब कितना इंपॉर्टेंस है वो देखा जाता है। तो क्राइटेरिया समझ में नहीं आता बहुत बार। सेकेंड, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ इवैल्यूएटर बायस। जो इवैल्यूएटर है वो बहुत बार बायस्ड हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी बायस होने की बहुत ज्यादा होती है। थर्ड, very difficult to use if there is a large number of job peoples or team to evaluate. बहुत बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स अगर है वहाँ पे, तो वहाँ पे इवेल्यूशन की बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, वहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेजेस है। रैंकिंग बाय डिफरेंट इवेल्यूटर्स आर नॉट कंपेरेबल। अब अगर जॉब इवेल्यूटर्स हैं, डिफरेंट जॉब इवेल्यूटर्स हैं, तो उनका रैंकिंग करने का जो तरीका है वो कोई कंपैरेबल होगा या नहीं होगा, ये कोई समझ में नहीं आता। सो दिस इज द डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक्स ऑफ द ranking method. Distance between each rank is not necessarily equal. Next is job classification or grading method. In this method, job evaluation made by the US Civil Services Commission. जब फर्स्ट टाइम जब ये जॉब इवैल्यूएशन या जॉब क्लासिफिकेशन मेथड आया था, so US Civil Service Commission has made this job classification as popular method. Jobs are measured as whole job. यहाँ पे भी जैसे रैंकिंग मेथड और इसको कंपेयर करें तो दोनों में जो है पूरी कंप्लीट जॉब को ही इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, जॉब्स आर मेजर्ड एज द होल जॉब. Under this method, jobs grades or classes are established by an authorized body or committee appointed for these people. जॉब क्लासिफिकेशन या जॉब ग्रेडिंग मेथड में ये होता है कि इसमें ग्रेड्स बनाए जाते हैं, जॉब के हिसाब से ग्रेड्स बनाए जाते हैं जॉब की इम्पोर्टेंस के हिसाब से कि कौन सा जॉब किस इम्पोर्टेंस का है। ठीक है,
कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब है। तो उसमें क्या है, कुछ जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उस जॉब की। सो इम्पोर्टेंस के बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट ग्रेड्स में उसको बांट सकते हैं। जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हायर ग्रेड में अपन ने रख दिया, जिसको कम इंपॉर्टेंस है उसको बाद की ग्रेड में रख दिया, जिसका बहुत कम इंपॉर्टेंस है उसको सबसे लोअर ग्रेड में रख दिया। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। A job grade is defined as a group of different job of similar difficulty or requiring similar skill to perform them. So यहाँ ये बोला गया है कि job grade is defined as a group of different jobs. तो जॉब को जो ग्रेडिंग किया है, किस तरह से ग्रेड करना है, जहाँ पे 2-3 जॉब है जो सिमिलर डिफिकल्टी लेवल है उनका, या सिमिलर स्किल उसमें लग रही है, सेम टाइप की स्किल लग रही है, या उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम है, ठीक है, सेम डिफिकल्टी लेवल है, तो ऐसे जॉब को हम एक ग्रेड में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल है किसी जॉब को करने की। तो सेम डिफिकल्टी लेवल की जो जॉब्स है उनको एक लेवल में रखना है, सेम स्किल रिक्वायर्ड जो जॉब्स है उनको एक ग्रेड में रखना। जॉब ग्रेड्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द जॉब एनालिसिस। जॉब ग्रेड्स बनाने के पहले हमको जॉब एनालिसिस करना होता है। जॉब एनालिसिस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये सारी चीजें हमको पहले उसके बेस पे, फिर हम लोग क्या है कि इसके बेस पे हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे कि सिमिलर नेचर का जॉब है या डिफरेंट नेचर का जॉब है। तो जो सिमिलर नेचर के होंगे उसको एक ग्रेड में रखेंगे, जो अदर नेचर के होंगे उसको दूसरा ग्रेड बनाएंगे। The examples of job grade include depending upon the type of job the organization offered. So जो organization offer करता है उसके बेस पे डिपेंड करता है जॉब का। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें तो अपन को किस बेस पे ग्रेड्स फॉर्म करना है, तो अपन स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन एक ग्रेड बना सकते हैं कि हाँ ये जॉब में स्किल होना बहुत जरूरी है, ये जो जॉब है बिना स्किल के नहीं हो सकता। तो ये इस जॉब के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी एम्प्लॉय है उसमें स्किल होना बहुत जरूरी, तो उसको अपन ने एक पर्टिकुलर ग्रेड में कंसीडर कर लिया। ठीक है, अनस्किल्ड जहाँ पे चलो स्किल नहीं भी रहा तो भी चलेगा, ऐसा अगर है तो उसको अपन ने दूसरे ग्रेड में रख लिया। जैसे टाइपिस्ट के क्लर्क टाइप का जॉब है, अपन ने एक ग्रेड में रख दिया। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट उसको एक ग्रेड में रख दिया, लेबोरेटरी असिस्टेंट उसको एक ग्रेड में रख दिया। सो वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंट ग्रेड on the basis of the similar difficulty level or the skill required for to do that job. There are several ways to categorize job. One is to draw description, and another is to draw up or classify rules for each job and then categorize the job according to the rules. So एक तरीका ये है कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरह का जॉब की डिफिकल्टी क्या है, जॉब का डिस्क्रिप्शन किस तरह का है, उसके बेस पे हम लोग ग्रेड्स बना सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल in which the usual procedure is to choose compulsible factors, and such compulsible factors are difficulty and variety of job। क्योंकि आपको डिफरेंट ग्रेड्स में उसको जब हमको असाइन करना है डिफरेंट ग्रेड्स जॉब को, तो कुछ फैक्टर्स हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो वो फैक्टर्स है डिफिकल्टी और वैरायटी ऑफ जॉब, कितना डिफिकल्ट है जॉब या उसमें वैरायटी कितनी है जॉब के अंदर, वर्क जो काम करने का तरीका है वो कितना डिफिकल्ट है या काम कितने तरीके से वो किया जा सकता है। तो इसके बेस पे ये एक फैक्टर हमारा हो सकता है। सुपरविजन रिसीव्ड एंड एक्सरसाइज, किस तरह का सुपरविजन उसको रिक्वायर्ड है या किस तरह का सुपरविजन की जरूरत है या उसमें सुपरविजन की जरूरत है कि नहीं भी है, तो ये एक हमारा फैक्टर हो सकता है। जजमेंट एक्सरसाइज, जजमेंट के बेस पे हम लोग उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड,
nature and purpose of impersonal work relationship, responsibility factor है, experience and knowledge required. एग्जाम्पल अगर देखिए तो बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली जो जॉब क्लासिफिकेशन मेथड है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा यूज होता है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखते होंगे क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है, क्लास 2 ऑफिसर की जॉब है, क्लास 3 ऑफिसर की जॉब है, क्लास 4 ऑफिसर की जॉब है. तो इस तरह से हमको क्लास या ग्रेड्स बनाने होते हैं. तो इस तरह से अपन ग्रेड्स बना सकते हैं. क्लास 1 का एक ग्रेड हो गया जिसमें कौन से लोग आएंगे, एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, जैसे कि मैनेजर, ऑफिस मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, ये एम्प्लॉयज हो सकते हैं क्लास 1 ग्रेड. क्लास 2 ग्रेड जो है सेमी स्किल्ड वर्कर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो परचेस असिस्टेंट है, कैशियर है, रिसेप्शनिस्ट है. तो ये हमारे क्लास 2 ऑफिसर्स हो गए. क्लास 3 ग्रेड्स में सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे जिसमें कि स्टेनोग्राफर होगा, मशीन ऑपरेटर होगा. इस तरह के जो जॉब्स है इनको क्लास 3 कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं. क्लास 4 लेस स्किल्ड वर्कर, ड्राफ्टियर, फाइल क्लर्क, ऑफिस बॉय. क्लास 4 जनरली आप लोग देखते होंगे जब रेलवेज की वैकेंसी निकलती है, क्योंकि रेलवेज में ये जॉब क्लासिफिकेशन जॉब ग्रेडिंग मेथड यूज किया जाता है. तो आप लोग जब भी रेलवेज की वैकेंसी निकलेंगे तब देखते होंगे कि क्लास 1 और ग्रेड 1 की वैकेंसी है, या ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ग्रेड 4 की वैकेंसी है. क्योंकि ग्रेड 4 जो है, ग्रेड 4 की जब वैकेंसी आती है तो उसमें जो होता है प्यून या स्वीपर, इस तरह के जो एम्प्लॉयज है उनकी रिक्वायरमेंट होती है. ग्रेड 3 में सम ऑफिस बॉयज की रिक्वायरमेंट होती है. ग्रेड 2 में जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स निकलती है. सो जनरली जो जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग मेथड है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी यूज होता है. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज अगर बात करें, सो दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट. It is economical and therefore suitable for the small organizations. बहुत economical method है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है. So small organizations के लिए suitable है. The grouping of job into classification makes pay determination problem easy to administer. जो जॉब को ग्रुप करना है या किसी ग्रेड में बांटना है, तो उस ग्रेड में बांटने के बाद अब डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स होती है, तो उसको क्या है एक ग्रेड में कर दिया तो उस ग्रेड के हिसाब से उसको वेजेस या सैलरी डिसीजन करने में आसानी होती है. दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, दिस मेथड सफर फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द कमिटी मेंबर. तो जो भी कमिटी मेंबर या जो जॉब इवैल्यूएशन कमिटीज इवैल्यूएटर्स है, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो कभी कभी बायस्ड हो सकते हैं. सो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. इट कैन नॉट डील विथ कॉम्प्लेक्स जॉब विच विल नॉट फिट नीटली इनटू वन ग्रेड. इन दिस जो कॉम्प्लेक्सिटी है जॉब में उसको बहुत कम तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ठीक है वो कॉम्प्लेक्सिटी है, कठिन जॉब है, लेकिन उसको अगर अपन ने ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में डाल दिया, लेकिन तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको उतने तवज्जो नहीं दी गई है. उसको उस कॉम्प्लेक्स नेचर को एलिमिनेट कर दिया गया है. ठीक है. सो इट कैन नॉट डील विद द कॉम्प्लेक्स जॉब. दिस मेथड इज रेयरली यूज्ड इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में ये मेथड काम नहीं करती उतना, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती है, बिकॉज इंडस्ट्री में हमको नेचर ऑफ जॉब देखना होता है कि किस तरह का जॉब होता है. इट इज डिफिकल्ट टू नो हाउ मच ऑफ अ जॉब इज रैंक इन इन्फ्लुएंस बाय द मैन ऑफ द ऑन द जॉब. जो जॉब का रैंक है या जॉब का ग्रेड है, ये डिफिकल्ट है पता करना कि उस जो रैंक है या जो ग्रेड है उसमें जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस कितना है. ठीक है. तो उसका इन्फ्लुएंस हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते. द सिस्टम इज रादर रिजिड एंड अनस्टेबल फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और फॉर वेरी varied work. This system is rather rigid
and unstable for the larger organization. So this is about the comparison or grading method. Next is the point rating method. So point rating method is the analytical job evaluation method. This is most widely used system of job evaluation. So point rating मेथड को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में जॉब इवैल्यूएशन पर्पस के लिए. Right? In this, it involves more detailed, quantitative and analytical approach to the measurement of the job work. क्योंकि ये मेथड में हम लोग बहुत डिटेल बारीकी से क्वांटिटेटिव अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जॉब को मेजरमेंट करते हैं. ठीक है. Under these methods, jobs are broken down on various identifiable factors such as skill, efforts, training, knowledge, hazard, responsibilities, and so on. So यहाँ इस मेथड में जो जॉब है उसको हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से उसको इवेल्युएट करते हैं. जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है उसके हिसाब से उनको इसको इवेल्युएट करना होता है. और वो फैक्टर्स हो सकते हैं कि स्किल, क्योंकि स्किल को तवज्जो देना है तो स्किल एक फैक्टर हो सकता है. एफर्ट्स, तो हमको क्या करना है, जॉब को ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट फैक्टर्स में. तो जो भी एक जॉब है, पर्टिकुलर जॉब है, उसके लिए स्किल की कितनी रिक्वायरमेंट है, एफर्ट्स कितना जरूरी है, ट्रेनिंग कितना जरूरी, नॉलेज कितना है एम्प्लॉय के पास, हजार्ड कितना है उस जॉब को करने में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उस जॉब से रिलेटेड. सो ये सारे फैक्टर्स या ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है और इन फैक्टर्स को फिर पॉइंट असाइन किए जाते हैं. इन फैक्टर्स को पॉइंट असाइन किए जाते हैं. जैसे 5 पॉइंट्स बहुत जरूरी है, स्किल बहुत अच्छा है तो उसके 5 पॉइंट दे दिए, एवरेज स्किल है तो उसके 4 पॉइंट दे दिए, अब पुअर स्किल, ठीक ठाक स्किल है तो उसके 2 पॉइंट दे दिए, बिलो एवरेज स्किल है तो उसके 1 पॉइंट दे दिए. तो इस तरह से इनको पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं. ठीक है. जो ये फैक्टर्स होते हैं, स्किल, एफर्ट्स, ट्रेनिंग, नॉलेज, इन फैक्टर को फिर पॉइंट असाइन करते हैं. और फिर क्या होता है कि इन जो भी सारे पॉइंट्स हैं इनको ऐड करने, इनका सम अप करने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स निकल के आते हैं. वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइनल जो पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग कंसीडर करते हैं टू डिसाइड द वेज और द सैलरी. Points are so located to various factors of a job are then summed, and then the job with similar total of points are placed in similar pay grades. तो जॉब को वेरियस फैक्टर के हिसाब से हमको पॉइंट एलोकेट करना होता है और देन उन पॉइंट्स को हमको सम अप करना है. और सम अप करने के बाद जो सिमिलर टोटल के पॉइंट्स है, जिनका सिमिलर टोटल्स है पॉइंट्स का, उनको एक ग्रेड में हमको एक पे ग्रेड में रखना होता है. The sum of point gives an index of the relative significance of job that are rated. So जो point का sum है वो हमको एक relative significance देता है कि उस job को किस तरह से rate करना है, उस job का wage कितना रखना है, या salary किस तरह से रखना है. जिस तरह से अगर हम बात करें, एक एग्जांपल आपके सामने एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे रखा है. सो कुछ जो फैक्टर्स है जिसके बेस पे हमको इवेल्युएट करने हैं. तो सपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने अब 4 फैक्टर्स बना दिए. सेफ्टी टू अदर्स जॉब में जो है सेफ्टी टू अदर्स किस तरह से हम असाइन करेंगे. तो इसके 4 लेवल्स हमने बना दिए. मिनिमम लेवल, लो लेवल, मॉडरेट लेवल एंड हाई लेवल. हाई लेवल अगर है उसके 100 पॉइंट, मॉडरेट लेवल है तो 75 पॉइंट, लो लेवल है 50 पॉइंट और मिनिमम लेवल है तो 20 पॉइंट. इक्विपमेंट्स और मटेरियल, इसके भी हमने 4 लेवल में पॉइंट्स डिसाइड कर लिए, 20, 40, 60, 80. असिस्टेंसी ट्रेनिंग 5, 20, 35, 50. तो जो भी ये फैक्टर्स है इनको सबको हमको क्या करना है, पॉइंट असाइन करना है. स्किल में हमने लिया एक्सपीरियंस और एजुकेशनल ट्रेनिंग. तो
इनको भी हमने पॉइंट एलोकेट कर दिया है। एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स 25, 50, 75, 100। मेंटल मेंटल एफर्ट्स अगर ज़्यादा है तो मेंटल एफर्ट्स में 50, 70, 105 और 110। तो इस तरह से जो टोटल अगर हम सम अप करें इसका, तो सम अप हमारे हाईएस्ट पॉइंट है 1000। 1000 पॉइंट में से पर्टिकुलर जो जॉब है जिसको हमको इवेल्युएट करना है, वो उसको कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके बेस पे हमको ग्रेडिंग करना है। ठीक है, जैसे एक ये आपके पास चार्ट है सामने, फैक्टर्स, स्किल, फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन। ठीक है, सो स्किल के बेस पे 4 लेवल, इसमें 5 लेवल बनाए गए हैं। लेवल 1, 2, 3, 4, 5। लेवल 1 में 10 पॉइंट है, लेवल 2 के लिए 20 पॉइंट है, लेवल 3 के लिए 30 पॉइंट है, लेवल 4 के लिए 40 है, लेवल 5 के लिए 50 पॉइंट है। तो इस तरह से टोटल इसके 100 पॉइंट है। ठीक है, सो स्किल के बेस पे जब हम पॉइंट असाइन करेंगे तो उसको उस जॉब के लिए कितने पॉइंट्स आएंगे। अगर वो 30 आएंगे तो लेवल 3 का जॉब है। फिजिकल एफर्ट्स के बेस पे अगर हम पॉइंट असाइन करते हैं तो टोटल 120 पॉइंट है, जिसमें से 5 लेवल पे हमने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट 8, 16, 24, 32, 40। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स के लिए डिफरेंट पॉइंट्स असाइन कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट वी कैन ग्रेड, वी कैन डिस्क्रिमिनेट द जॉब। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ जॉब रिलेशन। सबसे ज्यादा यूज करने वाला इंडस्ट्री में जो मेथड है वो जॉब रिलेशन पॉइंट मेथड। Prejudice and human judgment are minimized. This method cannot be manipulated. So human judgment का यहाँ पे उतना कंसिडरेशन नहीं है। ह्यूमन जजमेंट बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जॉब पे रिलेट पॉइंट के बेस पे कर, जिसका जैसा काम वैसा उसको पॉइंट मिलेंगे और उस पॉइंट के बेस पे उसका वेज या सैलरी कंसीडर होगा। Being the systematic method, workers of the organization favor this method. क्योंकि ये सिस्टमेटिक मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, तो इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में और ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं या लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स जहाँ पे होती है, वहाँ पे बहुत वर्कर्स इसको बहुत पसंद करते हैं। फोर्थ, द स्केल डेवलप इन दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। जो भी स्केल से बनाए गए जॉब ग्रेड के हिसाब से सैलरी स्केल्स जो बनाए, ये लंबे समय तक की चलती है। Jobs can be easily placed in distinct categories on the basis of the total points. The jobs can be easily placed in different categories. Disadvantages: it is both time-consuming and expensive method. सो ये मेथड है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव मेथड भी है, क्योंकि हमको डिफरेंट फैक्टर्स को पॉइंट आउट करना होता है, उनके पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। सो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और महंगा भी है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एन एवरेज वर्कर। विद दिस मेथड वी कैन नॉट फाइंड आउट हु इज एवरेज वर्कर और हु इज बेटर वर्कर। ठीक है, बेटर परफॉर्मर कौन है और एक एवरेज परफॉर्मर कौन है, वो हम लोग नहीं फाइंड। अ लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क इज इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग रेटिंग स्केल। बहुत ज्यादा क्लरिकल काम की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट स्किल पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे हमको काम करना होता है। सो उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज लगते हैं। ठीक है, it is not suitable for managerial job where the work content is not measurable in quantitative terms. So मैनेजरियल टाइप के जो जॉब्स होते हैं उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर काम को आप गिन नहीं सकते, काम को इवेल्युएट करने का तरीका उसका अलग होता है। वहां पे क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम लोग काम को इवेल्युएट नहीं कर पाते। तो ये उस मैनेजरियल जॉब्स के लिए ये प्रोसेस जो है ये उतना सुटेबल नहीं। नेक्स्ट
Next is factor comparison method. So it is a combination of both rating and point rating method. This is combination of both ranking and point rating method. Ranking and rating. So ये जो है दोनों का combination है ranking method और point rating method का. It means rate job by comparing them and make analysis by breaking job into compensable factor. तो इसमें सबसे better advantage क्या है? यहाँ पर हम job को complete whole job है उसको एक rate कर सकते हैं, rank कर सकते हैं और उस job में जो different factors है उसके base पे उसको एनालाइज कर सकते हैं. जो भी कंपनसेबल फैक्टर्स है उसमें उसको तोड़ के उस फैक्टर के बेस पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं उनको. सो ये रैंकिंग और पॉइंट मेथड का कॉम्बिनेशन. सो दिस सिस्टम इज यूजुअली यूज्ड टू इवैल्यूएट व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पोजीशंस. बहुत इस तरह के जॉब जो व्हाइट कॉलर जनरल मैनेजर है, प्रोफेशनल्स है, मैनेजरियल पोजीशन पे जो लोग हैं उनके जॉब को इवैल्यूएट करने के लिए फैक्टर कंपैरिजन मेथड यूज. द मैकेनिज्म फॉर इवैल्यूएटिंग जॉब अंडर दिस मेथड इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. डिटरमाइन द कंपनसेबल फैक्टर्स. सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है, जो जॉब है उसको कंपनसेबल फैक्टर्स में उसको डिवाइड करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब. डिटरमाइन की जॉब्स. उन फैक्टर्स के बेस पे जो डिफरेंट तरीके के जॉब्स है उनको हमको डिटरमाइन करना होता है. एलोकेशन प्रेजेंट वेज फॉर की जॉब. हमको एक वेज जो है उसको अलोकेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द जॉब फैक्टर्स के बेस पे. प्लेस की जॉब ऑन फैक्टर कंपैरिजन चार्ट. की जॉब्स को अपन फैक्टर कंपैरिजन चार्ट में रख सकते हैं. जिस अभी अपन एक एग्जांपल देखेंगे उसके बेस पे इवैल्यूएट अदर जॉब. like this. So allotment of job for the key job. So what we have to do, we have to divide or break the job into compensable factors. Like here the factors are responsibility, skill efforts, mental efforts, physical efforts, working condition. ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जो हमने डिसाइड किए हुए हैं. ठीक है. सो इन 5 फैक्टर्स के फिर 5 फैक्टर को हमको पॉइंट्स देते जाना है और फिर इन 5 फैक्टर्स के हिसाब से हमको जो एम्प्लॉइज है उनको कैटेगराइज करना है. जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सुपरवाइजर ही इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द वर्क टू बी डन. इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट होता है. स्किल एफर्ट्स में फिर से सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट होता है. मेंटल एफर्ट्स में सुपरवाइजर आता है. फिजिकल एफर्ट्स में असिस्टेंट आते हैं, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट आते हैं. वर्किंग कंडीशंस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर. तो इस तरह से 5 फैक्टर्स हमने डिसाइड किए. डिफरेंट फैक्टर्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. उसके बीच पे हम लोग जैसे यहाँ पे ये वाले चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो फिजिकल एफर्ट ही हमारा फैक्टर है, मेंटल एफर्ट्स हमारा फैक्टर है, स्किल है हमारा फैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्किंग कंडीशन है. सो इन 5 फैक्टर के हिसाब से जो जॉब्स की जॉब्स है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, क्लीनर, लेबर. तो इस हिसाब से फिजिकल एफर्ट्स के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन उसको हम लोग पॉइंट्स उसके पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं और इन पॉइंट के बेसिस पे हम लोग फिर उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फैक्टर evaluation method. It is more objective method of job evaluation. The method is flexible as there is no upper limit on the rating. तो ये मेथड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है क्योंकि अपर रेटिंग ऐसा कुछ नहीं है और ये कॉम्बिनेशन है रैंकिंग मेथड और पॉइंट मेथड का, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और हम लोग इसको किसी भी पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं. It is fairly easy method to explain to employees. The use of limited number of factors ensure less chances of overlapping and
over weighting of factors. It facilitates determining the relative worth of different jobs. Disadvantage is that it is expensive and time-consuming method. Using the same 5 factors for evaluating job may not always be appropriate because job differ across and within the organization. So जो भी factors हम लोग एवेल्यूएशन के लिए कंसीडर करते हैं इसमें, या जिस फैक्टर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जॉब को, सो जरूरी नहीं कि ये फैक्टर हर तरह की जॉब के लिए काम करेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की जॉब्स होते हैं जिनके फैक्टर्स अलग अलग, उनके जो इम्पोर्टेंस है, उनका वर्क प्रोफाइल है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे ये फैक्टर्स काम करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है फैक्टर इवैल्यूएशन मेथड जो है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हम इन चारों मेथड्स को एक साथ कंपेयर करें तो इस चार्ट के थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जॉब रैंकिंग मेथड इज यूजफुल टू स्मॉल फर्म्स। जॉब ग्रेडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मीडियम एंड लार्ज साइज फर्म। पॉइंट रेटिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ फर्म। फैक्टर कंपैरिजन मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर द ऑल टाइप ऑफ फर्म। स्टेप्स जो इन्वॉल्व है वो सभी के लिए अपनी अपनी स्टेप्स, क्योंकि ये दो मेथड जो है, ये दो मेथड कंप्लीट जॉब को कंसीडर करके एवेल्युएट किए जाते हैं, और बाकी की ये दो मेथड जो है जॉब के फैक्टर्स, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो कंपेंसेबल फैक्टर्स है, उनको कंसीडर करके एवेल्युएट किए जाते हैं। ठीक है, सो job ranking method is very simple and inexpensive, whereas job grading method is simple, easy to understand, inexpensive. Point rating method is comparatively objective and easy to interpret. Factor comparison method is step-by-step formal method, easy to translate into monetary items. So we can see that with this chart, it is all the comparative study of all 4 methods, their uses, the steps involved while doing this, using this method, advantages and disadvantages. So this is for today's lecture. Thank you, students.